के अंदर आपने इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन, तो ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ ली थी और वो +1 में भी आ गई थी। तो +1 में उनको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। 9th में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था मोशन चैप्टर में, वो भी +1 में क्या करा, फर्स्ट चैप्टर में डिलीट कर दिया। तो अब बात आ जाती है कि जो चीज हमने पहले पढ़ ली है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रखा गया इस साल, वो सारी की सारी चीजों को इरेज कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस में से। और जो मेन चीज थी, मेन टॉपिक थे, मेन आर्टिकल्स थे, वो आज आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यूनिट 3 में, यूनिट 2 में मैंने करवा दिए थे वो आपको, तब तक सिलेबस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो आज आप जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो जो जो चीजें आपको करवाई जाएंगी आप उनके ऊपर फोकस रखेंगे। मैंने आपके पास जो पीडीएफ भेजा है वो पूरे चैप्टर का भेज दिया है, जो भी उसमें से डिलीट हुआ है वो हम अपने आप उसमें से कट करते रहेंगे। तो फोकस रखेंगे आज आप किसके ऊपर, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो सबसे पहली बात, इसको आप कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस क्या जानते हैं आप इनके बारे में, क्या चीजें होनी चाहिए इसके अंदर कि ये कॉन्करेंट फोर्सेस को दिखाएगा। एक फोर्स कॉन्करेंट फोर्स नहीं हो सकती, एक या एक से ज्यादा होनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है कॉन्करेंट फोर्सेस में, सबसे फर्स्ट पॉइंट, जितनी भी फोर्सेस है एक से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑल द फोर्सेस should be in same plane, should be in सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको ये क्लियर करी थी चीजें। एक लाइन में होना, एक प्लेन में, प्लेन क्या होता है, एक सरफेस एरिया को दिखाता है, 2 डायमेंशनल को दिखाता है। तो एक ही प्लेन में जो फोर्सेस है वो सारी होनी चाहिए। सेकंड, ये सब कॉन्करेंट फोर्स के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती है। सेकंड, जो ये फोर्सेस होंगी ये एक ही लाइन में नहीं हो सकती। मान लो एक फोर्स ऐसे लग रही है तो दूसरी भी ऐसे ही लग रही है, इस पर तीसरी भी लग रही है, नो, एक लाइन में ये फोर्सेस नहीं होंगी। मतलब नो फोर्स हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो शॉर्ट में लिख देते हैं नो सेम लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जो ये फोर्स आपने ले ली, सपोज ये फोर्स है आपके पास, तो इसकी लाइन कौन सी होगी, दिस वन, आगे और पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। दूसरी फोर्स मान लो आपने ये ले ली, तो इसकी लाइन कौन सी होगी, ये वाली। तो देखा जाए इसकी लाइन ये वाली है, इसकी लाइन ये वाली है, तो इनकी दोनों की डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो गया। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन हो तो मतलब इसी लाइन में हो, तो एक फोर्स आपने ऐसे ले ली F1, दूसरी फोर्स भी आपने क्या करा, इसकी लाइन में ले ली। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या था, ये, इसी पे आपने कोई दूसरी फोर्स ऐसे इस तरह से ले ली F2, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, सेम। तो आपको इस टाइप की लाइन ऑफ एक्शन वाली फोर्सेस नहीं लेनी। कौन सी लेनी है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। नो सेम ऑफ लाइन ऑफ एक्शन या फिर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन वाली फोर्स लेनी है। ये होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या है, कॉन्करेंट का मतलब जो उनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा, जहां से वो स्टार्ट होंगी, कौन फोर्सेस, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिनेटिंग, ओरिजिनेशन लिख लो, जहां से वो स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह से इसको बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। क्योंकि ये सेम प्लेन में होती है तो इसको कोप्लेनर, क्या, कोप्लेनर, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस भी बोल सकते हैं।
कोप्लेनर, भाई प्लेन कॉमन है, कॉमन प्लेन, तो सबका प्लेन कॉमन है। चलो इसके बारे में ये बातें सारी होती है, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे, आप एक डायग्राम बनाकर देखेंगे कैसे। ये कोई मैंने एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, इस पे एक फोर्स लगा दी F1 इस डायरेक्शन में, दूसरी फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में, तीसरी फोर्स लगा दी। ये देखिए जिसमें एरो कम होता है उसका मतलब उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कम होता है। तो डिफरेंट वैल्यूज की ले सकते हो आप, सेम वैल्यूज की ले सकते हो, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर वैल्यू के ऊपर कोई बात नहीं कही है, सिर्फ क्या कहा गया है, फोर्सेस सेम प्लेन में होनी चाहिए, तो प्लेन सेम ले लिया ये, ठीक है। उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन, सबके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये है, ठीक है। ये चार फोर्सेस लिए आपने, चारों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन का ले लिया डिफरेंट। और थर्ड पॉइंट है सेम पॉइंट, ओरिजिन का, और ओस पॉइंट्स के सारे क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, तो एक ही पॉइंट से ये सारी फोर्सेस लग रही है, तो सेम पॉइंट से ये फोर्सेस लग रही है, तो इसको कॉन्कुरेंसी पॉइंट भी बोलते हैं, कॉन्कुरेंट पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो ये था सारा का सारा आपके बारे, इसके बारे में कॉन्कुरेंट फोर्सेस के बारे में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स। नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स ज्यादा नहीं पढ़ना आपने, लेकिन फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। नॉन कॉन्कुरेंट में क्या हो जाएगा, नंबर वन, सेम प्लेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम प्लेन। सेकंड, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, मान लो लाइन ऑफ एक्शन भी लो डिफरेंट हो गए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम चीजें चल रही है दोनों फोर्सेस में। बट नॉन कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट क्या होता है, सेम पॉइंट से स्टार्ट होना, यहां पर आकर गैप आ जाता है, जो उनका जनरेटिंग पॉइंट होगा, ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा, वो सेम नहीं होगा। तो यहां पे लेंगे आप, नो सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, पूरा लिख सकते हो आप, यहाँ पर फोर्सेस के बारे में बात हो रही है कि फोर्सेस का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा वो सबका सेम नहीं होगा। जैसे ये लो, ये फोर्स ले लिया F1, ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से। दूसरी फोर्स मान लो ये हो गई F2, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से। तीसरी फोर्स ऐसे हो गई, ये लो, इसका ओरिजिनेशन यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से आप ये बना, प्लेन सेम है, ठीक है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है सबके, बट नॉट सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टेक इट स्क्रीनशॉट, हरी अप। ले लिए स्क्रीनशॉट, गुड। नेक्स्ट करते हैं अब, कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में ही हमें डिटेल स्टडी करनी है, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉन कॉन्करेंट के बारे में ज्यादा नहीं है हमारे पास। कॉन्करेंट के अंदर ही अब एक्सटेंड करते हैं इस चीज को, और कॉन्करेंट के अंदर ही आप पढ़ेंगे आप इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक स्टेडी स्टेट, स्टेडी का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद उसको, मतलब एक बैलेंस कंडीशन सी में आ जाती है वो चीज, इक्विलिब्रियम स्टेट। नेट फोर्स जीरो हो जाना, क्या, नेट फोर्स जीरो हो जाना। तो इक्विलिब्रियम, कॉन्करेंट फोर्सेस आप पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम, कोई दो फोर्सेस का, कोई दो फोर्सेस का, तो करते हैं स्टार्ट। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ये रहेगा आपका
आर्टिकल जिसके ऊपर आपको फोकस कर रहे हैं। ये यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट में ही आ जाता है, कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट। लेमिस थ्योरम भी आएगा इसके अंदर अभी, ठीक है। और इसके बाद ही आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा यूनिट थर्ड का, और वो होगा फ्रिक्शन, जो कि आपके कोर्स में है, ठीक है। और उसमें भी आप बेसिक जो है पहले पढ़ चुके हैं, वो छोड़कर हम मेन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि स्पीड काफी कम है आपकी। फंडे सीखने में, मैथमेटिकल टूल सीखने में काफी टाइम लगा दिया, या फिर ये कह लो ऑनलाइन की वजह से काफी टाइम लग गया। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस पढ़ेंगे। समझना इस चीज को ध्यान से कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगा दी F1 फोर्स लगा दी फ्रिक्शनलेस प्लेस पर। ये है फ्रिक्शनलेस प्लेस का मतलब है भाई जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो ये चलेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो एक्सेलरेशन में आ जाएगी, एक्सेलरेट होगी, ठीक है। तो ये चलने लग जाएगी। लेकिन मैं दो फोर्सेस लगा सकता हूँ, एक तो मैं लगा चुका हूं, एक और फोर्स मैं लगाना चाहता हूं, और वो कॉन्करेंट भी होनी चाहिए और उससे इक्विलिब्रियम भी बन जाना चाहिए। तो क्या करा जाए? तो मेरे को एक और फोर्स लगानी पड़ेगी, वो भी जस्ट इसके अपोजिट। लेट अस, ये हो गया F2 और ये क्या हो गया F1, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट अब निकालनी है मेरे को। ये कैसी हो गई? कॉन्करेंट पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? कॉन्करेंसी पॉइंट भी बोल सकते हो आप। ये हो गया कॉन्करेंट पॉइंट। तो एक ही पॉइंट से दोनों क्या हो गए? स्टार्ट हुए। और दूसरी बात, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे निकलेगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया था, जो एफ नेट यानी कि नेट फोर्स, टोटल फोर्स जो होगी वो क्या होगी? जीरो होनी चाहिए। जीरो होते ही वो जैसे पहले कंडीशन में था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। और एफ नेट कैसे निकालोगे आप? एफ नेट कैसे निकाल लोगे? दो वेक्टर का सम ऐसे ही लेते हो आप, इसी तरह से लेते हो। वो बात अलग है, मैग्नीट्यूड वगैरह वगैरह निकालने के लिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा अंडर द रूट करते हो, होल अंडर द रूट। वेक्टर एडिशन यही होता है, ठीक है। तो इसमें F1 की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? माइनस F2, या फिर F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस F1। क्या मतलब है इसका? F1 कौन सी फोर्स है? वो फोर्स जो आपने लगाई है। F कौन सी फोर्स? वो फोर्स जिसको लगाकर आप इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेकर आना चाहते हो, ठीक है। यानी कि आप इसको बोल सकते हो एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी, इसको बोल सकते हो एक्सटर्नल। F2 की बजाय आप इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा दो कि भाई मेरे को कितनी फोर्स लगानी है। ये आपकी इंटरनल फोर्स जो आप लगा रहे थे, पहले लग रही थी इस पे, वो है F1। जो आपको चाहिए, आपने लगानी है इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए, आप उसको F एक्सटर्नल लिख लो। F एक्सटर्नल लिखते ही क्या होगा? यहां पर देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, यहां पर देखिए जो ये ब्लॉक में है। F एक्सटर्नल लिखते ही क्या पता लग रहा है आपको? मेरे को एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लगानी पड़ेगी? F1, जितनी F1 में लगी है, लेकिन उसका भी कौन सा? अपोजिट साइन, यानी कि बैकवर्ड। अगर आप F1 की अपोजिट में उसी की जितनी फोर्स लगा देंगे तो ये कंडीशन कौन सी आ जाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये आपका जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। आया ये समझ में? नोट कर लीजिए इसको। इसी के साथ अगर फोर्सेस तीन हो जाए तो तीन फोर्सेस करके देखते हैं। थ्री फोर्सेस करें। कहां पर बनाए डायग्राम? यहां पर बनाते हैं। तीन फोर्सेस अगर आप, और तीन का मतलब है अभी इसमें एक फोर्स ली थी, दूसरी आपने कैलकुलेट करी थी, अब दो ले लेते हैं, तीसरी हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये है कहने का।
फिर आप जितनी मर्जी ले सकते हो, इसमें वेक्टर आपको आते हैं। चलो, ये सपोज कोई ब्लॉक है, यहां से मैंने एक फोर्स लगा दी F1, ठीक है, F1 फोर्स लगा दी आपने। दूसरी फोर्स मान लो आपने लगा दी यहां पर, कहीं भी लगा सकते हो, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी ले सकते हो। समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूं। ये हो गई F2 फोर्स, ठीक है, इस बॉडी पे। F1 और F2, ये जो फोर्स है इसको आगे की तरफ खींच रही है, हॉरिजॉन्टल, x प्लस एक्स डायरेक्शन में। और जो ये F2 है ये उसको ऊपर वर्टिकल, अपवर्ड, वाइट प्लस डायरेक्शन में। बॉडी एक ही है, फोर्सेस दो दो है। कहां जाएगी ये बॉडी? वेक्टर में आपने पढ़ा हुआ है, ये इसके बीच में मूव करेगी कहीं पर। रिजल्टेंट कहां आएगा इसका? बीच में। यू नो वेरी वेल, कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई यहाँ। लेकिन मैंने क्या करना है? आई वॉन्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैं क्या चाहता हूं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम चाहता हूं मैं। इक्विलिब्रियम के लिए क्या? मेरे को एफ एक्सटर्नल चाहिए। क्या चाहिए? एफ एक्सटर्नल। तो एफ एक्सटर्नल कैसे निकाल लोगे? मेरे को इन दो के साथ एक तीसरी फोर्स ऐसी चाहिए जिन सबका टोटल क्या आ जाए? 0। जैसे इस कंडीशन में क्या करा था आपने? F1 प्लस एफ एक्सटर्नल, इनका टोटल क्या लिया था आपने? एफ नेट, और एफ नेट की वैल्यू क्या ली थी? 0। इसमें भी थर्ड फोर्स चाहिए मेरे को, और वो थर्ड फोर्स कहां होगी? आई डोंट नो। तो यहां पर आपने क्या करना है? उस थर्ड को एज्यूम करके कि एफ एक्सटर्नल प्लस F1 प्लस F2, इस सब का टोटल क्या होगा? एफ नेट होना चाहिए। एंड यू नो वेरी वेल एफ नेट क्या होना चाहिए? 0। एफ नेट क्या होना चाहिए? 0। फ्रॉम देयर एफ एक्सटर्नल प्लस F1 प्लस F2 क्या आ जाएगा यहां से? 0 के इक्वल। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी? जैसे आपने इधर निकाली थी, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी? माइनस F1। और इसका मतलब क्या है ये आपने अच्छी तरह से बता दिया था। इसका मतलब है अपोजिट में लेना है, ठीक है। यहां पर इन दोनों को आप उधर ले जाइए, देखिए ध्यान से, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू सॉरी माइनस F1 प्लस F2 ब्रैकेट, ये बाहर माइनस है, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन में ही आपका आंसर है। इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इसको समझना आना चाहिए। आंसर आपके सामने। F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। और वो रिजल्टेंट कहां होगा? वो रिजल्टेंट कहां होगा? इन दोनों के कहीं बीच में। चलो ले लिया, ये रहा रिजल्टेंट आर वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? F1 प्लस F2 वेक्टर, ऐसे लिखते हो आप, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट है। लेकिन मेरे को एक ऐसी फोर्स चाहिए, थर्ड फोर्स, जो इस बॉडी को मूव ना होने दे, ठीक है। तो इस यहां पर देखिए एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल मेरे को चाहिए F1 प्लस F2, वो तो मैंने निकाल दिया, लेकिन माइनस साइन के साथ। माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब है जो आपने रिजल्टेंट निकाला है ये, यही वैल्यू मेरे को इस डायरेक्शन में चाहिए। दिख रही है ये ग्रीन कलर की लाइन? तो ये होगा माइनस F1 प्लस F2, ब्रैकेट लगा देना दोनों माइनस के, या फिर माइनस आर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अगर आप इसी बॉडी पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में लगा देंगे, जो आपका रिजल्टेंट था उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे, माइनस साइन शो करता है ये, तो ये आपकी कंडीशन कैसी आ जाएगी? इक्विलिब्रियम। कैसी कंडीशन? इक्विलिब्रियम। आया ये समझ में आपकी? नोट कर लीजिए इसको, नोट इट, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट। चलो इसके बाद आप पढ़ने जा रहे हैं लामीज थ्योरम।
कौन सी थ्योरम? लामीज थ्योरम। Now the next is Lami's theorem. नोट्स की पीडीएफ आपके पास भेज चुका हूं मैं, आज आपके पास आ जाएगी वो, और आज आप उसमें से नोट्स बनाएंगे। पूरे चैप्टर की भेज दी है, कई पेजेस की है, उसको संभाल के डाउनलोड करके अपलोड और डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, क्योंकि मैं ज्यादा दिन अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ वो पीडीएफ। हैवी होती है ना ये फाइल्स, तो हफ्ते के बाद वो डिलीट हो जाएंगी सब। सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इज इक्वल टू बीसी। बीसी की वैल्यू क्या है? आर। आ रही है ना? सॉरी, बीसी की वैल्यू क्या है? क्यू, वेक्टर क्यू अपॉन साइन पाई माइनस बीटा, फिर बीटा, और लास्ट सी ए आर वेक्टर साइन पाई माइनस गामा किसके इक्वल होगा? साइन गामा। दिस इज द प्रूफ ऑफ लामीज थ्योरम। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, चलो अब चैप्टर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। ये तो फोर्सेस के बारे में था, आपको पहले से काफी कुछ पता था, वेक्टर के बारे में पता था, रिजल्टेंट के बारे में पता था, तो ये फटाफट से हो गई। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स पता होना चाहिए आपको। साइन 180 माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, तो उसका यूज करा गया। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो जुड़ती हुई चली जाती है, और आगे हमें जो भी फिजिक्स है वो इजिली समझ में आने लग जाती है। और एक बार अगर समझ में आने लग जाए तो आप जितनी मर्जी स्पीड बढ़ा सकते हो पढ़ने की अपनी। लेकिन ये सारे फंडे आपको क्लियर भी तो होने चाहिए पहले। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको एक बार वीडियो देख लो, हर एक चीज को समझाया गया, क्लियर करा गया, जो बार बार यूज होनी है उनको तो बार बार समझाया गया। तो अब आप यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, फ्रिक्शन। तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है जो आपको बातें पहले से पता होनी चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते हम उनके ऊपर। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो फटाफट से करेंगे इसके आर्टिकल्स को। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बता दूं आपको फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन होता है एक अपोजिट फोर्स, अपोजिंग फोर्स लिख सकते हो आप। क्या हो सकती है? अपोजिंग फोर्स। होती किसकी वजह से? सरफेस एरिया के नेचर की वजह से। नेचर ऑफ सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। पहले बोलते थे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे, भाई एरिया कितना उसके साथ कॉन्टेक्ट पे है, ज्यादा एरिया कॉन्टेक्ट पे होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेचर ऑफ सरफेस एरिया, ये मॉडर्न फ्रिक्शन के बारे में क्या है, हमारे कंसेप्ट्स है, पोस्टुलेट्स है, या फिर बताया गया है कि कैसे नेचर ऑफ सरफेस एरिया के ऊपर। मान लो सरफेस एरिया ज्यादा है लेकिन अगर वो बहुत स्मूथ है तो उससे फ्रिक्शन क्या होगा? बहुत कम होगा। और मान लो थोड़ा सा ही सरफेस है लेकिन वो बहुत ज्यादा खुरदरा है, रफ है, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर भी आपको दो चीजें पता होनी चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ ये जूनियर क्लासेस में है ये बात भी, स्टैटिक
और काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कभी महसूस करा आपने? कोई बॉडी है, ब्लॉक है, आपने इस पे फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया, फ्रिक्शन हमेशा कैसा होगा? ये मैंने फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल मैंने लगाया, बाहर से फोर्स लगाया, बॉडी का फोर्स नहीं है। तो ये बॉडी पीछे की तरफ एक फोर्स लगाती है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ये तो आपने पढ़ ही रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है? ये बात तो आपको पहले से पता है कि मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, मान लो आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी ऐसे, तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन बदल के ऐसे कर लेगा। मतलब फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग, तो अभी बताना है मेरे को, सेल्फ एडजस्टिंग नहीं, रिवर्स फोर्स होती है या अपोजिट फोर्स होती है, ये तो बता दिया है। चलो सेल्फ एडजस्टमेंट की बात करते हैं इसमें, कि मैं जैसी फोर्स लगनी स्टार्ट करी, थोड़ी सी फोर्स लगाई, तो आपने क्या महसूस करा? ये ब्लॉक हिलता नहीं है। स्टार्टिंग में भारी चीज है, मान लो कोई, आपने फोर्स लगाई, थोड़ी सी फोर्स लगाई, वो नहीं चला, तो कहां गई आपकी वो फोर्स? फिर आपने थोड़ी सी फोर्स और बढ़ा दी, फिर भी नहीं चला। धीरे धीरे आप फोर्स बढ़ाते चले जाते हो, तो क्या देखते हो कि एक टाइम ऐसा आ गया कि अब वो चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तब तक क्या था? जब तक आप फोर्स को बढ़ा रहे थे और वो चल नहीं रही थी, उस फ्रिक्शन को, वो होता है फ्रिक्शन की वजह से, और उस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जस्ट चलने से पहले जितनी भी आपने फोर्स लगाई थी, वो उस फ्रिक्शन के इक्वल हो जाती है। सपोज इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 3 न्यूटन। सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन है। भाई 3 न्यूटन तक फोर्स लगाओगे तो ये चलेगा नहीं, उसके बाद चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल आपने लगाया 1 न्यूटन, क्या चलेगा? नहीं। 2 न्यूटन कर दिया, अब चलेगा नहीं। 3 कर दिया, अब चलेगा नहीं। लेकिन अब इससे जस्ट आपने जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाया इसको, ये क्या हो जाएगा? चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 न्यूटन तक का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद जैसे ही वो चलना स्टार्ट होगा, समझना इसी चीज को, 3.1 न्यूटन लगाते ही ये आपका जस्ट स्टार्ट हो चुका है चलना। और अब जैसे ये चलना स्टार्ट होगा, अब इस वैल्यू को बोला जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और आपको एक बात और बता दी जाएगी यहां पर, कि जैसे ही आप 3.1 न्यूटन से आप इसको चलाना शुरू करोगे, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक अब कम कर दोगे आप। सपोज 2.9, 2.8 न्यूटन, उसमें भी ये चलेगा, क्योंकि एक बार स्टार्ट करने में ज्यादा फोर्स लगेगा, 3 न्यूटन 3 न्यूटन 3 न्यूटन तक। लेकिन अब ये 2 न्यूटन 2.9 न्यूटन पर भी क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थी ना 3 न्यूटन, वो मैक्सिमम या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन था। क्या था वो? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। अब समझिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, क्या वो चलेगा? नहीं। तो क्यों नहीं चलेगा? आंसर क्या देंगे आप कहोगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उसका 3 न्यूटन है। मैंने 2 न्यूटन कर दिया, तब भी आंसर यही दोगे। मैंने 3 न्यूटन कर दिया, तब वो जस्ट चलने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है? तब आप उस फ्रिक्शन को, क्योंकि इसके बाद वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप इसको स्टैटिक फ्रिक्शन तो बोलोगे, बट ये एक स्पेशल स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जिसका नाम होगा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये एक मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है कि इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन का दायरा खत्म हो जाएगा। ये सारे स्टैटिक फ्रिक्शन थे, बट नाउ द लास्ट एंड पीक वैल्यू इज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको आप अलग से ट्रीट करोगे कि ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि 3 न्यूटन के बाद 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 3.1 न्यूटन, ये सब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल देकर समझाया गया है, ठीक है? बट
जैसे ही आपने फोर्स लगाई 3 न्यूटन तक तो ये चला नहीं था, 3 न्यूटन के बाद वो चलना स्टार्ट हो गया था। चलने के बाद जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है, अगर आप वो 2.9 न्यूटन भी लगाते हो तो ये चलता रहेगा। मतलब स्टार्ट करने में तो उसको क्या हो रहा था, 3 न्यूटन तक लगाना पड़ा, लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी को दम लगा रहे हैं, वो नहीं चल रही है, तब तक तो आपका पूरा दम लगता है, लेकिन जैसे ही वो चलना स्टार्ट हो जाए तो आपका धक्का देने का जो बल है, जो फोर्स है, वो थोड़ी सी कम लगाते हो तो भी वो चलती रहती है। वही चीज इसके अंदर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन